तो नमस्कार, प्रणाम और हर हर महादेव। और एक बार और फिर से स्वागत करते हैं आपके आपके एजुकेशनल अपने प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 2, वो भी रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और चैप्टर का प्यारे से चैप्टर का नाम अम्ल, क्षार और लवण है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अम्ल वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके अम्ल, यानी जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं, जो कि हम लोग के नींबू, हम लोग के इमली या फिर हम लोग के दही या फिर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग कल पूरी तरीके से जानकारी एकत्रित कर चुके थे। तो आज हम लोग नया जो टॉपिक है उसको देखते हैं और जल्दी जल्दी इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका इस टाइम को हम लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज्यादा चीज देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आप एक कॉपी कलम ले लीजिए और पानी का एक बोतल ले लीजिए और बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग को देखो क्लास 10 का लेसन नंबर 2 रसायन विज्ञान का अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक है क्षारक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षार, क्षार के प्रकार, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, क्षार की अम्लीयता, क्षार के भौतिक गुण। और मतलब क्षारक और क्षार में देखिए कुछ अंतर होगा जरूर, तभी मैंने 2 बार लिखा हूं उसको। उसके बाद क्षारक के रासायनिक गुण, धातुओं के साथ जब क्षारक क्रिया करता है तो क्या होता है, और धातु के ऑक्साइड के साथ जब क्षारक क्रिया करता है तो क्या होता है, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, सूचक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक सूचक क्या होता है, कृत्रिम सूचक क्या होता है, या फिर गंधीय सूचक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस बोर्ड से देख रहे हैं और कौन सी स्टेट से देख रहे हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग का वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है। आप लोगों का बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्षारक क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्षारक क्या होता है, उसके बाद क्षार, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक 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 है बच्चों, तो आप लोग तैयार हो चुके होंगे और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है क्षारक। तो बच्चों, सबसे पहले क्षारक होता क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बेस भी कहते हैं। ठीक, और जो है कि जो क्षार होता है या फिर क्षारक, वो क्या होता है। क्षारक जो होता है बच्चों, जैसे जो अम्ल था वे क्या था, यह वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं बच्चों, क्षारीय होते हैं। ठीक, या फिर आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जली विलयन में, किसमें बच्चों, जली विलयन में घुलने पर OH माइनस आयन, इसको हम लोग हाइड्रॉक्सिल
आयन के भी नाम से जानते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो अगर ये किसी लिक्विड सोल्यूशन में घुलेगा तो OH माइनस आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन हम लोग को प्रदान करेगा। अब आप लोग बोलेंगे उदाहरण भी ले लीजिए। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भी एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में क्षारीय होते हैं और हम लोग को जलीय विलयन में घुलने पर कौन सा आयन प्रदान करते हैं बच्चों, OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझेंगे कि क्षारक तो समझ गए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं या फिर स्वाद में क्षारीय होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्षार क्या होता है, क्षारक और क्षार में अंतर क्या है, बेस और अल्काइल में अंतर क्या है। ठीक, ठीक, तो देखेंगे अब हम लोग क्षार क्या होता है। तो आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वे क्षारक जो क्या होते हैं, जल में, ठीक, घुलनशील होते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं बच्चों, क्षार कहलाते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या बोलोगे, कोई पूछ देगा क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सभी क्षारक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सभी क्षारक होते हैं। ठीक, परंतु सभी ठीक, आवाज हो सकता है आप लोगों को सुनाई दे रहा हो, परंतु सभी जो क्षारक होते हैं वे क्षार नहीं होते, वे क्षार नहीं होते। ठीक, अब आप लोग बोलेंगे सर उदाहरण, तो जैसा कि आप लिख सकते हैं, आप इसमें ये जो है ये घुलनशील है, ये भी घुलनशील है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में घुल सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। सभी क्षारक, मतलब जो क्षार होता है वो क्षारक हो सकता है, लेकिन जो क्षारक होता है वो सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकता। वही वही क्षार कहलाएगा, वही क्षारक क्षार कहलाएगा जो जल में घुलनशील है, जो जल में डिजोल्व हो सकता है, जो वाटर सोल्यूशन में डिजोल्व हो सकता है, जो लिक्विड सोल्यूशन में डिजोल्व हो सकता है, जो घुल सकता है। ठीक, वही क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग क्षार और क्षारक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम लोग सबसे पहले देखे थे कि क्षार, उसके बाद देखे थे क्षारक, उसके बाद हम लोग देखे थे मतलब क्षारक, क्षार और उसके बाद क्षारक के प्रकार। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हम लोग का क्षारक के प्रकार। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को क्षारक और क्षार समझ में आया होगा।
क्षारक क्या होता है बच्चों? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं और क्षारक कहलाते हैं, और वे क्षारक जो जलीय विलयन में घुल सकते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्षारक के प्रकार। क्या देखेंगे? तो आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग देखेंगे क्षारक के प्रकार। ठीक, टाइप ऑफ बेस। What type of base? So there are two type of base, strong base and, देखिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस यानी जिसको हम लोग प्रबल क्षारक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग देखे थे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो क्या अंतर है बच्चों प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में? इसको हम लोग कल अच्छे से देखे थे। कोई भी चीज मजबूत किसी भी तरीके से होता है तो वो चीज उसके पास अधिक होता है। क्षारक OH माइनस आयन ज्यादा देता है, तो अगर प्रबल क्षारक है तो OH माइनस आयन उसके पास ज्यादा होगा, अगर दुर्बल है कमजोर है तो OH माइनस आयन उसके पास कम होगा। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वे क्षारक ठीक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित या फिर घुल जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, तथा अधिक ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं बच्चों? OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? ये क्या कहलाता है? प्रबल क्षारक कहलाता। ठीक, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है ये। ठीक, तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः घुल सकते हैं या फिर आयनित हो सकते हैं या फिर वियोजित हो सकते हैं और OH माइनस आयन अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं, वे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लिए हो तो मैं मिटाता हूँ इसको और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे अब। और जो हम लोग का अगला टॉपिक है वे क्या है? वे है दुर्बल क्षारक। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं दुर्बल क्षारक क्या होता है बच्चों। ठीक, ठीक, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं दुर्बल और प्रबल में तो अंतर पता है। दुर्बल कमजोर, प्रबल मतलब जो प्रबल के पास जो ज्यादा था दुर्बल के पास वो कम होगा। आपके पास हम लोग लिख सकते हैं कि वे क्षारक जो पूर्ण रूप से जल में न घुले तथा कम मात्रा में क्या दे बच्चों? क्या दे? जल्दी से कमेंट करो। OH माइनस आयन प्रदान करें। क्या कहलाते हैं बच्चों? वही क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये। ठीक, तो जैसे कि आप लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो वे जो है बच्चों वे जो क्षार वे क्षारक जो पूर्ण रूप से जल में नहीं घुलते हैं और कम मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं,
क्या कहलाते हैं बच्चों? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसको मिटा के हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। और अगला पॉइंट था हम लोग का बच्चों क्षारक की अम्लीयता। ठीक है बच्चों, ठीक इसी प्रकार से हम लोग कल देखे थे। क्या देखे थे? कल हम लोग देखे थे कि अम्ल की क्षारकता, और आज हम लोग क्षारक की अम्लीयता देखेंगे। तो कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे। उसमें क्या हम लोग देखे थे कि ये चल नहीं रहा, अच्छों से एक मिनट हो जाइए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसी क्षार के एक अणु में, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन स्थापनशील हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या को है, क्या चीज? संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? क्षारक की, क्या कह सकते हैं? क्षारक की अम्लीयता कहते। ठीक, यानी जो क्षार है उसमें कितना हाइड्रोजन आयन जो है OH माइनस आयन जो कितना उसमें प्रतिस्थापित हो रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा बच्चों? उसका मतलब एक क्षारकी है कि द्विक्षारकी है कि त्रिक्षारकी है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लगातार अपने साथियों को इसको शेयर कर दीजिए और फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख चुके हैं। तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक था वो शायद है क्षारक के भौतिक गुण। ठीक, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्षारक के भौतिक गुण। जो क्षार है उसका भौतिक गुण क्या क्या हो सकता है? जो क्षार है बच्चों वो क्या करता है? जो क्षारक है, क्षारक लाल लिटमस एक पत्र को क्या कर देता है बच्चों? क्या कर देता है? नीला कर देता है। एक ये इसका क्या है? भौतिक गुण है। ठीक, केवल क्या करता है? लाल लिटमस को क्या कर देगा बच्चों? नीला कर देगा। क्या कर देगा? नीला कर देगा। दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं? क्षारक का भौतिक गुण लिख रहे हैं तो जो क्षारक है वो क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और यह स्पर्श स्पर्श करने पर कैसा हम लोग को दिखता है बच्चों? साबुन साबुन की तरह क्या होता है? प्रतीत
होता है, फिर लगता है। ठीक है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है बच्चों? जो प्रबल क्षारक है, जो प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक अम्ल की तरह ही, क्या क्या बच्चों? प्रबल क्षारक प्रबल अम्ल की तरह ही, प्रबल अम्ल की तरह ही क्या हो सकता है बच्चों? संक्षारण, संक्षारण कर, क्या कर सकता है? कर सकता। ठीक, जैसे कि ये कपड़े को, और जैसे कि आप लोग क्लॉथ हो गया, और उसके बाद जैसे कि आप लोग का मतलब कागज हो गया, पेपर, तो ये सबको क्या करेगा? ये गला सकता है। ठीक है, कपड़ा को, कागज को, ये सबको क्या कर सकता है? प्रबल जो अगर क्षार रहेगा तो ये सबको क्या कर सकता है बच्चों? संक्षारित कर सकता है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो क्षारक होता है वो लिटमस पत्र को नीला कर देता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, फिसलता है। और जो यह होता है, अगर प्रबल क्षारक है तो ये संक्षारण का भी काम करता है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्षारक के रासायनिक गुण। ठीक, तो आप लोग इसको लिख चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्षारक का रासायनिक गुण क्या है। जैसे अम्ल जो है वो क्रिया कर रहा था, क्या उसी तरीके से क्षार भी क्रिया करता है? तो सबसे पहले देखेंगे क्षारक का रासायनिक गुण। ठीक, तो देखते हैं, थोड़ा कैमरामैन हमारा नींद में है, वीडियो जो चल ही रहा है। अब देखते हैं क्षारक के रासायनिक गुण। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे ठीक, थोड़ा सा ये ठीक से हो नहीं पा रहा है, इसको भी डालते हैं और देखते हैं। ठीक, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा, देख रहा होगा। तो जो क्षार है वो, जो क्षारक है वे क्षारक की धातु से क्रिया, क्षारक की धातु से क्रिया, से क्रिया, जो क्षार है वो धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या कर देगा बच्चों? देखें, जैसे क्षार ले लो NaOH, अब इसका धातु के साथ अभिक्रिया करवा दो, जैसे कि Zn के साथ ही कर दो, तो ये क्या बना देगा? ये इधर आप लोग का बन जाएगा ZnO। ठीक है, और इधर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। यानी ये जो है, ठीक है, इस तरीके से बनाएगा, और इधर जो है क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि एक प्रकार से क्या है? लवण है। और क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस को क्या कर दे रहा है? रिलीज कर दे रहा है। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब क्षारक की, जब क्षारक किसके साथ अभिक्रिया करता है? जब क्षारक धातु से क्रिया करता है, धातु से क्रिया करता है, तो किसका निर्माण कर देता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती। ठीक, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्षारक धन धातु अब क्रिया होने के बाद और लवण और हाइड्रोजन गैस का तो फॉर्मेशन हो ही जाएगा। ठीक, तो आप लोग, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए 1-2 मिनट का समय लेके। ठीक है, उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे इसको।
अब हम लोग देखेंगे कि जो क्षार है वो अगर अभिक्रिया करता है किसके साथ बच्चों, अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो जैसे ले लीजिए क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। ठीक, जब ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ कौन करेगा, क्षारक ही करेगा। मान लीजिए यही ले रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। जब इससे ये क्रिया करेगा तो बच्चों किसका निर्माण कर देगा। जैसे आप लोग ले सकते हैं कि Na, मान लीजिए NaCO2 के साथ किसका फॉर्मेशन कर दे रहा है, H2O का। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, इसको रीचेक करिए। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि Na2 के साथ CO3 का फॉर्मेशन कर देगा, यानी एक प्रकार से किसका फॉर्मेशन कर दे रहा है, लवण का और जल का। ठीक, और ये क्या है, एक तरीके से ये है क्षारक, ये है अधात्विक ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड। ठीक, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि जब क्षारक का अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में लवण व जल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसे देख लीजिए, आप लोग इसके साथ अभिक्रिया करवाए तो इसका और जल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए एक बार। या फिर आप लोग अगर एक एग्जांपल और चाहे तो लिख सकते हैं, यही वाला मान लीजिए NaOH का अगर हम लोग सल्फर के साथ अभिक्रिया करवा दें, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो इसका भी फॉर्मेशन हो जाएगा क्या, सोडियम बनेगा और सल्फर ऑक्साइड बनेगा, और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब जल जो है, जब क्षारक का अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है, और धात्विक ऑक्साइड के साथ हो रहा है, और धातु वाले ऑक्साइड के साथ हो रहा है, और धातु और उसके साथ ऑक्साइड जुड़ जा रहा है। तो जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ हो रहा है तो किसका किसका फॉर्मेशन हो रहा है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग लिख भी लिए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और अब हम लोग देखेंगे कि जब अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया होता है तब क्या होता है। ठीक, तो आज हम लोग काफी स्पीड में आगे की ओर बढ़ चुके हैं, और आज हमको लग रहा है कि कल से बहुत ज्यादा चीज कवर हुआ है। एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई गलती हुई हो तो इसके लिए क्षमा करिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब क्षारक जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप लोग लिख सकते हैं क्षारक की अम्ल से क्रिया करवाएं एक बार। ठीक है, करवाओ। क्षारक अम्ल क्रिया करवा दो। ठीक है, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो जब सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो क्लोरीन आ जाएगा, और इधर से निकला क्या, इधर से क्या निकला,
इधर से निकला OH और इधर से निकला H, तो OH और H मिलके फॉर्मेशन कर देगा जल का। ठीक, एक तो ये वाला H, एक हो ये वाला H और एक हो ये वाला O। ठीक, तो H H2 और एक हो O यानी ऑक्सीजन। ठीक, तो ये क्या था बच्चों, ये था क्षारक, ये क्या था बच्चों, ये था अम्ल, ये क्या है तीर का निशान, ये क्या है लवण और ये क्या है जल। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब हम क्षारक की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में लवण व जल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, है समझ गए आप लोग कि साल्ट का लवण का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, और जो है ये क्षार का अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया होगा तो क्या होगा। ठीक, तो आप लोग हो सकता है समझ गए। देखिए ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है सोडियम क्लोराइड और ये जो है जल। तो जब देखे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाए तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम क्लोराइड का और जल का। ठीक, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करिए और लिख लीजिए। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक की ओर है हम लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज समझ में ना आया हो तो एक बार उसको फिर से देख लीजिएगा, और उसके बाद भी ना समझ में आया हो तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भी ना समझ में आया हो तो लिख लीजिएगा, और उसके बाद भी ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर और अंतिम ठीक क्या देखने वाले थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब क्या, जब अम्ल व क्षार, जब अम्ल व क्षारक आपस में परस्पर क्रिया करते हैं ठीक है, हाथ दर्द करने लगा यार, चलो कोई बात नहीं। परस्पर क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, तो लवण आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तो अम्ल क्षारक की प्रकृति को तथा क्षारक अम्ल की प्रकृति को नष्ट करके लवण का निर्माण करता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया
के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा है। तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि जब कोई क्षारक है, इसका अभिक्रिया हम लोग जब किसी अम्ल के साथ करा देते हैं तो जो क्षार है वो अम्ल का प्रकृति नष्ट कर देता है, और जो अम्ल है वो क्षार का प्रकृति नष्ट कर देता है और एक लवण बना देता है। ठीक, और उसके साथ क्या बना देता है, ठीक है, लवण तथा जल का, लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक, जल का निर्माण करता है और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। जो अम्ल है वो क्षार की प्रकृति को नष्ट कर देगा और जो क्षार है वो अम्ल के प्रकृति को नष्ट कर देगा। ये इसको उदासीन कर देगा, ये उसको उदासीन कर देगा, इसीलिए यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको लिख लीजिए। थोड़ा राइटिंग खराब होगा, हम जान रहे हैं, जल्दी जल्दी में थोड़ा खराब हो सकता है। राइटिंग से आप लोगों को नहीं मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आखिरी टॉपिक बचा है बच्चों, जिसको हम लोग सूचक के नाम से जानते हैं, तो उसको भी खत्म करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, हम लोग ज्यादा बात करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम ज्यादा नजदीक आ चुका है। आप लोग एक तो आंसर पेपर ले लीजिए, उसको सॉल्व करते रहिए। जहां ना समझ में आए आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग के ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर आप लोग को प्रोवाइड हो सकता है। उसके लिए आप लोग को इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ना होगा। और हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप लोग अपना काम करिए। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूचक होता क्या है। ठीक है, जिसको हम लोग इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो सूचक क्या होता है, सूचक, सूचक, सूचक बार बार बोलोगे तो इसका अर्थ क्या आएगा, वे पदार्थ जो हम लोग को सूचना देते हैं किसके बारे में, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षार और लवण। वे पदार्थ जो हम लोग को अम्ल क्षार और लवण के बारे में सूचना प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों, सूचक कहलाते हैं। ठीक, सूचक। ठीक, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो हमें अम्ल, ठीक, जो हमें अम्ल, क्षारक तथा लवण का सूचना प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं बच्चे, सूचक कहलाते हैं। सूचक का प्रकार अब देखना था हम लोग को। सूचक के प्रकार, ठीक, तो ये देखें हम लोग, प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है और गंधीय। ठीक, प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस हो गया, ठीक, हल्दी हो गया। ठीक, उसके बाद कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनप्थलीन हो गया। ठीक, ये जैसे प्याज, प्याज, ठीक है, प्याज का तेल, प्याज का रस, लौंग का तेल। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, आप लोग अपने से नोट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा। वे सूचक जो हम लोग को प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वे सूचक जो हम लोग मानव द्वारा प्राप्त करते हैं या फिर लैब में इसका निर्माण होता है कृत्रिम सूचक या फिर संश्लेषित सूचक कहलाता है। वे सूचक जो हम लोग को गंध में परिवर्तन करके हम लोग को सूचना देते हैं गंधीय सूचक कहलाते हैं। वे सूचक प्रकृति जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो रहे हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वे सूचक जो इसका निर्माण मानवों द्वारा होता है कृत्रिम या फिर संश्लेषित या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। वे सूचक जो गंध में परिवर्तन करके सूचना प्रदान करते हैं गंधीय सूचक कहलाते हैं या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। जो लिटमस है प्राकृतिक सूचक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, मेथिल ऑरेंज
कृत्रिम सूचक है फिनाइलफिलीन कृत्रिम सूचक है, गंधी सूचक है प्याज का रस, लौंग का तेल गंधी सूचक है। उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि जब एसिड और बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं। तो अब देखिए कि लिटमस जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है जो कि एक लाइकेन नाम के, किसके नाम के, लाइचेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक, तो जो लिटमस है वो जब एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो लाल रंग बना देता है। कौन सा रंग बना दे रहा है, लाल। और जब बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो नीला रंग बना देता है। जो हल्दी है एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लाल रंग बना देगा, और जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका रंग परिवर्तन नहीं, अरे मतलब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका रंग परिवर्तन नहीं होगा। मेथिल ऑरेंज किस कलर का होता है सर, ऑरेंज कलर का होता है। हल्दी किस कलर का होता है सर, येलो कलर का होता है। लिटमस किस कलर का होता है सर, पर्पल कलर का होता है। ठीक है सर खांसी आ रहा है। जब एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा मेथिल ऑरेंज तो ये क्या कर देगा, ठीक, और जब बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो कलर चेंज नहीं करेगा। फिनाइलफिलीन कलरलेस होता है, एसिड के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता, और जब बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। और ये सब जो है ये अपना जो गंध परिवर्तन करता है बच्चों, तो गंध परिवर्तन करके हम लोग को बताता है कि अम्ल है कि क्षार। उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भरपूर प्यार दे दीजिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। महादेव, राम राम।